हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो है आपका टॉपिक, पहला टॉपिक, जिसमें हम सारे कंप्यूटर के बेसिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो क्या रहने वाला है हमारा आउटलाइन? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं इंट्रोडक्शन में, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे कुछ टर्म्स हैं, डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, वो सारी टर्म्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो फीचर्स होते हैं, वर्सटैलिटी, डिलीजेंस वगैरह, वो डिस्कस करेंगे। फिर कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, जैसे एबैकस से होकर कैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर पहले मैकेनिकल था, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए, वो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। और उसके बाद जो कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ, इसमें हम जनरेशंस डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन स्विचिंग डिवाइस कैसे हम डिवाइड करते हैं एक कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशंस में, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर जो हैं आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रहते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरह। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है जल्दी जल्दी हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कंप्यूटर जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मतलब एक बिजली पे, एक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला डिवाइस, जिसको हम इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है। जो भी कंप्यूटेशन, जो भी एनालिसिस प्रोसेस उस इनपुट की होती है, उसके बाद उस इनपुट का वो एक हमारे पास जो है वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट दे के वो उस आउटपुट को या तो स्टोर कर सकता है, उसके लिए उसके पास एक मेमोरी रहती है, और जो हम डेटा देते हैं इनपुट के तौर पर, उसको भी वो स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स उसके पास एक प्रॉपर मेमोरी रहती है उसके लिए। तो बेसिक फंडा हर किसी कंप्यूटर मशीन का यही रहेगा कि आप उसको इनपुट दोगे, इनपुट को प्रोसेस करेगा, और इनपुट को प्रोसेस करके जो है वो आपके सामने आउटपुट देगा। दिस विल बी द बेसिक फंडा ऑफ एवरी कंप्यूटर। तो ये है बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता है। जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है, इसकी फुल फॉर्म, ये कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, बट ये कुछ किताब में लिखी है कि कंप्यूटर को हम लिखते हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for technical and educational research, but it is not any official definition। तो ये किसी एग्जाम में आपको पूछेगा भी नहीं, but it basically tells you the purpose of computer, like what are computers used for। इसी तरह ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बेसिक चीज़ की जो कंप्यूटर की टर्म है उसको डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि कंप्यूटर टर्म जो है वो किस वर्ड से निकली है, या ग्रीक वर्ड, रोमन वर्ड, लैटिन वर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी कंप्यूटर जो टर्म है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड था? वर्ड था कंप्यूट, जिसका मतलब था टू कैलकुलेट या टू काउंट, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट आप याद रखना। उसके बाद आपने सुना होगा जो कंप्यूटर को है उसको हिंदी में हम बोलते हैं संगणक। ये मुझे लगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये क्या था ये ब्लॉक डायग्राम? ये कॉन्सेप्ट था जो दिया जॉन वैन न्यूमैन ने 1945 में, जिसमें उसने डिस्कस किया कि कंप्यूटर जो होता है, इस कंप्यूटर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, वो उसने इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है हमारे पास लाया, ठीक है। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन थी बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, इसके आपको 2-3 नाम याद रखने हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं न्यूमैन आर्किटेक्चर, या हम इसको बोलते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ये आप याद रखना। इसको जॉन वैन न्यूमैन ने दिया कब? 1945 में। अच्छा, इसमें 3 की कंपोनेंट्स उसने बताए कि एक कंप्यूटर में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इनपुट यूनिट होता है, जिससे कि आप इनपुट करते हो उस कंप्यूटर मशीन को। उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए एक CPU होता है, और उस CPU जब उस इनपुट को प्रोसेस करता है तो आपका जो उसके लिए आपको फिर आपके पास होना चाहिए एक आउटपुट यूनिट, जो इस प्रोसेसड इनपुट को बेसिकली आपके सामने डिस्प्ले करे। तो ये 3 की कंपोनेंट्स होते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में।
जिसके थ्रू जॉन मैन न्यूमैन ने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है वो समझाने की कोशिश की है। और सीपीयू में आपको पता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। ये हम अलग जो हम हार्डवेयर पढ़ेंगे उसमें हम सीपीयू वाला पार्ट जो है वो डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो यही है स्ट्रक्चर ब्लॉक डायग्राम कि आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, उसको वो प्रोसेस करके उसका सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास मेमोरी होती है जहां वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जहां वो इनपुट डेटा जो है जिस पर वो प्रोसेस करेगा उसको स्टोर करता है। उसके लिए इसके पास होता है एक मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। एक चीज ये है, ये जो इसने स्टोर्ड ये जो इसने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर दी है, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि इट वाज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो आप इनपुट देते हो किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है, अभी तक वो डेटा जो है वो हम स्टोर नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे हमने इसको डेटा कुछ इनपुट दिया, जो भी डेटा यहाँ पर हमने इसको एज इनपुट दिया, इस डेटा को हम अभी तक स्टोर नहीं कर पाते थे, ठीक है। यहाँ पर पहली बार आया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इसने दिया कि हम इस डेटा को, इस इनपुट को स्टोर कर सकते हैं इस मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, जो इस इनपुट डेटा पर प्रोग्राम चलेगा, जो इस इनपुट डेटा पर जो भी प्रोसेसिंग होगी, उसके लिए इसको प्रोग्राम किया जाता है, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, जो हम सीपीयू में देखेंगे। उस प्रोग्राम को भी हम स्टोर कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को भी हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, कि हम जो डेटा जिसको हमने प्रोसेस करना है और जो प्रोग्राम उस डेटा पर चलेगा, वो दोनों चीजें हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, उसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक तो ये बेस थी इस ब्लॉक डायग्राम की, और दूसरा आपको जानना है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना। मतलब अगर एक ऑर्डर में, प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो एक ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर चौथे नंबर वाली, तो एक ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब रैंडमली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रॉपरली पहले वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ठीक। तो इन दो बेस पर जो है ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो इसने बेसिकली कंप्यूटर बनाया, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इन दो कॉन्सेप्ट जो हैं इनकी बेस पर उन्होंने बनाया था, ठीक है। आई होप ये बेसिक सी चीजें अभी तक जो है आप सबको पता होंगी, आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ी होंगी, इसलिए मैं जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ जो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी होंगी कंप्यूटर में, अगर नहीं पढ़ी हम जल्दी गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले है डेटा। डेटा हम किसको बोलते हैं? डेटा इज सिंपली जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा। मतलब आपने इनपुट दिया, इनपुट अभी प्रोसेस नहीं हुआ, अभी वो अनप्रोसेस्ड है, अभी तक उसको आप बोलोगे डेटा। ये सिंपल है, ठीक है। अभी तक इनपुट जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक वो डेटा है। जैसे कोई टेक्स्ट है, कोई चाहे न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिकल है, ग्राफिकल है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी मल्टीमीडिया है, ठीक है। अभी तक अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो उसको आप बोलोगे डेटा, ठीक। उस डेटा को जब आप प्रोसेस करते हो, उस डेटा को जब आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करके जो चीज सामने निकल कर आती है, जो आपके लिए यूजफुल होती है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एक चीज, दैट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा कि प्रोग्रामर एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, ठीक है। उसके लिए कंप्यूटर को एक प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर के लिए, उसको ऑर्डर देता है कि आपको ये चीज करनी है। उस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिखी होती हैं। उसमें पहली लाइन में लिखा होगा कि आपको ऐसे काम करना है, दूसरी लाइन में कुछ दूसरा ऑर्डर होगा, तीसरी लाइन में कुछ तीसरा ऑपरेशन करने के लिए ऑर्डर होगा। तो ये जो डिफरेंट ऑर्डर्स, जो डिफरेंट इसको बेसिकली ऑर्डर दिए जाते हैं एक प्रोग्राम में, हर एक ऑर्डर को हम बोलते हैं एक इंस्ट्रक्शन। उसको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज करनी है, उसके बाद ये चीज करो, उसके बाद आप ये चीज करो, ठीक है। तो वो सीक्वेंशियली उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा जैसे प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम में लिख के देगा। तो उस एक ऑर्डर को बोलते हैं हम एक इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम में लिखी होगी। पूरे उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलेंगे हम एक प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम हम कंप्यूटर को लिखेंगे, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब हम ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम लिखेंगे, उनका हम एक सूट बनाएंगे,
उसको हम कहते हैं फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आपके पास है एक गूगल क्रोम, क्या है, गूगल क्रोम जो ब्राउजर है ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी तरह आपके पास MS वर्ड, MS एक्सेल, MS जो पावर पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये एक ऑर्डर याद रखना है। पहले एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ऑर्डर जो कंप्यूटर को दिया जाता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो सेट है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी आप याद रखना है। ठीक, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये चीज भी आप यहां से याद रखोगे, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इनपुट सबको पता है, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम सबमिट करते हैं, एंटर करते हैं या ट्रांसमिट, जो भी चीज हम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज इनपुट। आप स्कैनर से कोई चीज ट्रांसमिट करो, आप कीबोर्ड से कोई चीज ट्रांसमिट करो, आप किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस से, माउस से कोई भी चीज जो है वो एंटर करो, कोई भी जो कैमरा से कोई चीज आप एंटर करो, या कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस है उस पर आप कोई चीज एंटर करते हो कंप्यूटर में, जो भी कंप्यूटर के अंदर चीज जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को। ठीक, जो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिट हुई चीज। अच्छा, आउटपुट हम किसको बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर से प्रोसेस होके बाहर चीज निकली उसको आप बोलते हो आउटपुट। कंप्यूटर ने जो प्रोसेस की और वहां से बाहर जो उसने चीज दी प्रोसेस करके, उसको आप कहते हो दैट इज आउटपुट। चाहे आप वो चीज डिस्प्ले से ले लो, फिर चाहे प्रिंटर से ले लो, या किसी भी आउटपुट डिवाइस से ले लो, दैट विल बी योर आउटपुट। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस होती हैं, जो एक मैनिपुलेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है डेटा की, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक, आपने इनपुट दिया, कोई भी चीज आपने जो है ट्रांसमिट की कंप्यूटर में, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने उसको मैनिपुलेट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया किसी और शेप में। ठीक है, अच्छा, उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको एक जो है आउटपुट दिया। तो वो जो डेटा उसने आपका इनपुट चेंज करके उसने आउटपुट दिया, ये जो इनपुट में आपके चेंज आ गई, उस चेंज को हम बोलते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है, आप सबको पता होगा। ये प्रोसेसिंग कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके नाम से ही पता चलता है, इट डज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ओके, अच्छा, ये चीज भी आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, इससे कैसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है स्पीड, की कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आजकल जो है कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह एक्यूरेसी, कंप्यूटर से हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे वो हमेशा आपके इनपुट के हिसाब से ही हमेशा वो आउटपुट देगा, मतलब एक्यूरेटली उसी इनपुट को प्रोसेस करके हमेशा वही आउटपुट देगा। कंप्यूटर्स आर हाईली एक्यूरेट। अच्छा, डिलीजेंस जो है, कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड, ये तो आप सबको पता है, कंप्यूटर्स कभी टायर्ड जो है वो फैटीग जो है उनमें नहीं आती है। अच्छा, कंप्यूटर जो है स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर्स की बहुत हाई होती है, दे कैन हैंडल लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसी तरह जैसे हमारे पास सर्वर्स होते हैं, हम बेस्ड ऑन साइज जब कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर होते हैं विच कैन हैंडल एक्चुअली ह्यूज डेटाबेसेस। इसी तरह वर्सटैलिटी जो है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क्स। ठीक है, मतलब एक ही कंप्यूटर को आप बैंकिंग के लिए यूज कर सकते हो, उसी कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली आप ब्राउजिंग के लिए यूज कर सकते हो। आप डिफरेंट टास्क्स आप MS वर्ड पर जो है डिफरेंट टास्क्स के लिए यूज कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर इज वर्सटाइल, इट इज वर्सटैलिटी। आपको इसमें क्या करना है, आपको फीचर समझना है कि इसका मतलब क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड, कंप्यूटर में फैटिग नहीं आती है, इस फीचर को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको डिलीजेंस बोलते हैं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको ये 5-7 का फीचर जो है दिमाग में होने चाहिए, बस इतना ही यहां से आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिलायबिलिटी, कंप्यूटर इज वेरी मच रिलायबल, मतलब आप कितनी ही बार इसको 2+2 दो, ये हमेशा 4 ही आपको देगा, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो, इट इज वेरी रिलायबल। ऑटोमेशन मतलब आपने एक बार इसको प्रोग्राम किया, वो हमेशा ऑटोमेटिकली आपके इनपुट को उसी तरह से प्रोसेस करता रहेगा। जैसे एक वॉशिंग मशीन आपके पास है, वॉशिंग मशीन में आपने एक बार प्रोग्रामर ने उसको प्रोग्राम करके रखा है, तो वो हमेशा जो है उसी तरह आपको प्रोसेस करके आपकी चीज़ों को, आपके काम को करेगा, तो दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह
पेपर वर्क एंड कॉस्ट आप सबको पता है। जैसे कंप्यूटर आए, फिर हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पर हमारे सर्वर्स होते हैं, सारा डेटा आजकल जो है वो हमने ऑनलाइन किया। तो मैक्सिमम जो पेपर वर्क है आजकल 50% 60% पेपर वर्क वो कम हुई है, क्योंकि सारा हमारा डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ऑनलाइन इन्हीं सर्वर्स में अवेलेबल हो चुका है। चाहे आपके लैंड रिकॉर्ड्स की बात आती है या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी डेटाबेस होती हैं, गूगल जैसी, तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ है, ये इन्हीं कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो इसके कोई पेपर्स नहीं बनते हैं, तो पेपर वर्क एंड जो उसकी वजह से कॉस्ट है वो कम हुआ है। तो ये बस कुछ फीचर्स हैं जो आपको समझने थे, तो इस पर अगर क्वेश्चन बनता है वो आप बना पाओगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं जल्दी गो थ्रू करूंगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कैसे अबैकस से होके जो है पहले आपको जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई ना, वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास थे 3 स्टेज थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर डेवलपमेंट के कितने 3 स्टेज थे। सबसे पहले हमारे पास थे मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल मतलब जिनके मूविंग पार्ट्स थे, जिनमें ऐसे पार्ट्स थे जो मूव होते थे, ठीक है, जो हमको मैनुअली मूव करने पड़ते थे। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले नहीं थे, इनको बोलते हैं मैकेनिकल, जिनमें मूविंग पार्ट्स थे। उसके बाद आए इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब ये भी मैकेनिकल ही थे, लेकिन इसमें ऐसे कुछ पार्ट्स थे जो बिजली पर चलते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक भी थे, ये मैकेनिकल भी थे, तो इनको मिक्स करके बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फुल्ली अभी ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। फिर तीसरा स्टेज आया कंप्यूटर्स में, जब कंप्यूटर फुल्ली क्या बन गए, इलेक्ट्रॉनिक बन गए। तो ये हमारे पास आया फिर तीसरा स्टेज। तो हमको याद रखना है जब हम हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेज होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो तीनों स्टेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं जो आपको मैकेनिकल में याद रखने हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2-4 कंप्यूटर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक में 5-6 कंप्यूटर्स हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल। मैकेनिकल में सबसे पहले जो डिवाइस आया वो था अबैकस। ये एक कैलकुलेटर था, बेसिकली फुल फ्लैजेड एक कैलकुलेटर ये नहीं था कि जो यूज होता था, बट ये मान लो आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो कि कहाँ डेवलप हुआ, जो चाइना में डेवलप हुआ। ठीक ऐसे ये इसकी फिगर है, एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम था। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें बीड्स थे और उस बीड्स को उनको स्ट्रंग किया गया था एक वायर पे। ये देखो, ये जो यहाँ पर लगे हैं ये बीड्स हैं, और ये एक रॉड है जिसको आप वायर या रॉड कहो, इस पर ये बीड्स लगे होते थे। तो मैनुअली यहाँ से कैलकुलेशंस होती थी। क्या कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते थे आप एडिशन कर सकते थे, आप सब्ट्रैक्शन या आप स्क्वायर रूट भी यहाँ से निकाल सकते थे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि मॉडर्न अबैकस, जो इसको अपडेटेड अबैकस जिसको बोलते हैं, वो हिम कैमर ने बनाया, जो यूएसए का है। ये यूज होता है ब्लाइंड पीपल के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, उनके लिए इसने इस अबैकस को अपडेट किया, डेवलप किया, और ये ब्लाइंड पीपल के लिए यूज होते हैं। तो ये फैक्ट आप यहां से याद रखना। दूसरा जो मैकेनिकल डिवाइस आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछते हैं, वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस था, जिसको कि एडिशन के साथ साथ जो है मल्टीप्लिकेशन के पर्पस के लिए यूज किया गया। इसको डेवलप किया गया 1617 में। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। इसको नेपियर बोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनिमल बोन्स का यूज हुआ एज अ मटेरियल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेपियर बोन्स। इसमें 9, अगर आप देखोगे जो डेसिमल नंबर्स हैं 0 to 9, वो आप इसमें स्टोर कर सकते थे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स भी आप परफॉर्म कर सकते थे। दिस इज नेपियर बोन्स। उसके बाद हमारे पास तीसरी मशीन है, ये भी मैकेनिकल है, और इसको हम कहते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कोई रूल नहीं है, बल्कि एक मशीन थी, एक कैलकुलेटर था, जिसको विलियम और रेड ने बनाया 1622 में। तो किसके लिए बनाया गया, ये बनाया गया था लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस के लिए। लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस के लिए आप याद रखना, स्लाइड रूल किसने बनाया, विलियम और रेड, 1622। उसके बाद हमारे पास आया पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल्स कैलकुलेटर बनाया एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्लेस पास्कल। ठीक है, इसी के नाम पे उसने खुद के ही नाम पे रखा पास्कल्स कैलकुलेटर। ये इसने बनाया 1642 में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं
कि इसका एक और नाम क्या है, वो है एडिंग मशीन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करता था। अच्छा, अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है इसका, इसमें व्हील्स, गियर्स और सिलेंडर्स लगे थे। ये यहाँ पर जो है पिक्चर है पास्कल्स कैलकुलेटर की, और ये वाली जो है ये स्लाइड रूल है जो लॉगरिथम कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। इसी तरह लेबनीज कैलकुलेटर आपको याद रखना है, जिसका दूसरा नाम था स्टेपर्ड रेकनर। ये किसी एसएससी एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसको गॉटफ्राइड लेबनीज ने बनाया था 1671 में। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैलकुलेशंस के लिए जो है वो यूज होता था। ये पिक्चर है किसकी, लेबनीज कैलकुलेटर की। इसी तरह हमारे पास है जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम को डेवलप किया जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। आपको इसका नाम याद रखना है, 1801 में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यूज किया गया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो पहली बार ये ऐसी मशीन है जैकवर्ड लूम जिसमें पहली बार पंच कार्ड्स यूज हुए वीविंग पैटर्न्स को स्टोर करने के लिए। वीविंग पैटर्न्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वीविंग होती है क्लोथ्स की, उसमें जो वीविंग डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वीविंग के, उनको स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज किया गया। मतलब कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ, कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं हुई, बल्कि वीविंग पैटर्न, कैसे वीविंग के डिफरेंट पैटर्न जो है उनको स्टोर किया गया किसमें, पंच कार्ड्स में। तो पंच कार्ड सबसे पहले यहां पर यूज हुए। ठीक, अच्छा, इसके बाद है अर्थमोमीटर। इंपॉर्टेंट मशीन है। अर्थमोमीटर को इन्वेंट किया चार्लिस जेवियर थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे ये अर्थमोमीटर इसका नाम ही है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करता था। उसके बाद ये पहली कमर्शियल सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर बना। ये पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कमर्शियली एक सक्सेस जो है वो बन गया। इसका मतलब क्या है, जो बिजनेसेस ने सबसे पहले यूज किया, जो उस टाइम पर बिजनेसेस थे, उसने सबसे पहले जो कैलकुलेटर यूज किया प्रैक्टिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए, वो था अर्थमोमीटर। इससे पहले जो थे या तो ये साइंटिफिक यूज के लिए, साइंटिफिक जो यूज में आते थे, या तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में थे। लेकिन अर्थमोमीटर ऐसा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो कमर्शियली जो है यूज हुआ। ठीक है, एक सक्सेस थी, कमर्शियल सक्सेस। उसके बाद जो 8th मशीन है वो है सेंसस टैबुलेटिंग मशीन। सेंसस टैबुलेटिंग मशीन में आप याद रखोगे, इसको डेवलप किया हरमन हेलोरिथ ने 1890 में इन यूएसए। ये किस लिए इसने बनाई, 1890 में आपको पता होगा एक सेंसस होता है यूएसए में। उस सेंसस के डेटा को स्टोर करने के लिए हरमन हेलोरिथ ने बनाया 1890 में सेंसस टैबुलेटिंग मशीन, या आप इसको टैबुलेटिंग मशीन बोलते हो। अच्छा, इसमें डेटा जो स्टोर होता था, सेंसस डेटा जो स्टोर होता था, वो स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इसने भी यूज किया पंच कार्ड्स। ठीक है, इसने यूज किया पंच कार्ड्स। तो हरमन हेलोरिथ ऐसा पहला जो है वो आदमी बना जिसने पंच कार्ड्स में डेटा को स्टोर किया। डेटा जैकवर्ड लूम ने भी पंच कार्ड्स में स्टोर किया था, मगर उसने क्या किया था, विविंग पैटर्न्स उसने स्टोर किए थे। लेकिन हरमन हेलोरिथ ने इसमें डेटा जो है स्टोर और प्रोसेस किया पंच कार्ड्स को यूज करके। तो उसको हम कहते हैं फादर ऑफ पंच कार्ड्स। सेंसस टैबुलेटिंग मशीन जिसने इन्वेंट की हरमन हेलोरिथ, उसी को हम कहते हैं फादर ऑफ पंच कार्ड्स। तो ये यहाँ पर सेंसस टैबुलेटिंग मशीन की फिगर है, ये वाला अर्थमोमीटर है, और ये है आपका जैकवर्ड लूम। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बोथ द मशीन्स आर इंपॉर्टेंट। क्यों, तो डिफरेंस इंजन जो है, आप इसमें याद रखना है कि दोनों को डेवलप किए हैं चार्ल्स बैबेज ने, जिसको आप फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हो। चार्ल्स बैबेज, उसने दोनों को डेवलप किया है। उसने डिफरेंस इंजन भी डेवलप किया, उसने एनालिटिकल इंजन भी डेवलप किया है। तो डिफरेंस इंजन के बारे में आप याद रखना, ये पहला स्टीम बेस्ड मैकेनिकल मशीन था। मतलब ये भी मैकेनिकल कैलकुलेटर ही था, बट ये क्या था, ये पहला स्टीम बेस्ड, मतलब ऐसा मैकेनिकल डिवाइस, ऐसा मैकेनिकल मतलब इसमें मूविंग पार्ट्स थे, बट ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जिसको कि पावर करता था स्टीम इंजन, जिसको उन मैकेनिकल पार्ट्स को मूव करने के लिए स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन का यूज हम करते थे। ठीक है, उनको मूव करने के लिए, तो उनको मैनुअली मूव नहीं करवाना पड़ता था, यहां पर स्टीम इंजन को यूज किया गया था। दैट इज व्हाई वी से इट वाज द फर्स्ट स्टीम बेस्ड मैकेनिकल मशीन। अच्छा, इसका यूज क्या था, उसको मेनली पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेशन के लिए जो है, कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंजन नहीं है, इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल इंजन, जिसने सारा जो कंप्यूटर्स का जो खेल है वो बदल दिया है। दैट वाज एनालिटिकल इंजन।
इसको भी चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किया 1833 में, ये आपको याद रखना है। ये पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड था, मतलब ऐसा पहला कंप्यूटर, पहला ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर दुनिया का जो जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, जो जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ, मतलब जनरल पर्पस मतलब आप उसको डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करने के लिए यूज करते थे, मतलब आप उसको डिफरेंट टास्क्स के लिए प्रोग्राम करते थे। जैसे आज के कंप्यूटर वो भी जनरल पर्पस हैं, आप उनमें आप MS वर्ड चला सकते हो, उनमें आप बैंकिंग पर्पस के लिए उनको यूज कर सकते हो, उनमें आप डिफरेंट चीजें जो हैं वो कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। तो इसी तरह ये पहला ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर था दुनिया का जो जनरल पर्पस था, जिसमें आप डिफरेंट टास्क इससे करवा सकते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिस पर प्रोग्रामिंग हुई है वो भी एनालिटिकल इंजन ही था, मतलब लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस का नाम आपको याद रखना है। ये पहली प्रोग्रामर थी दुनिया की। तो इसने किस पर प्रोग्रामिंग की सबसे पहले, वो थी यही एनालिटिकल इंजन, और इसको हम मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो एनालिटिकल इंजन था इसमें बेसिकली इनपुट था, जो इसका जो आज के कंप्यूटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, उसमें आउटपुट होता है, उसमें मेमोरी होती है और उसमें एक प्रोसेसर होता है। ये जो प्रोटोटाइप था ये सबसे पहले दिया गया एनालिटिकल इंजन में, इसीलिए हम चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बैबेज को क्यों हम फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं? क्योंकि उसने पहले ऐसा कंप्यूटर बनाया एनालिटिकल इंजन जो आज के सारे कंप्यूटर्स हैं उसका प्रोटोटाइप यही है, मतलब उनमें भी ऐसी ही चीजें हैं, इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, प्रोसेसर है। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने बनाया? ये सबसे पहले बनाया एनालिटिकल इंजन में चार्ल्स बैबेज ने। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें एज ए मेमोरी इसने यूज किया था पंच कार्ड्स, मतलब जो पंच कार्ड्स है, पंच कार्ड्स में होल्स करके जो है वो डेटा को स्टोर किया जाता था। ये चीज आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद यहां तक था जो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे उनमें से आपको इतने ही पढ़ने थे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक। ये है डिफरेंस इंजन और ये वाला जो है ये है आपका एनालिटिकल इंजन। मैकेनिकल यहां तक आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल में, आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इसमें मूविंग पार्ट्स भी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर यानी बिजली पर चलने वाले पार्ट्स भी है। सबसे पहला उसमें आपको पढ़ना है दैट इज मार्क फर्स्ट, ठीक है। मार्क फर्स्ट है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसमें मैकेनिकल पार्ट था जिनको मूव करना पड़ता था, वो था रिलेज, और कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते थे, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैकेनिकल, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसको डेवलप किया IBM कॉर्पोरेशन और हार्वर्ड आइकन ने, ठीक है। इन दो ने इसको मिलके जो है वो डेवलप किया है 1944 में। ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इसलिए आपको याद रखना है कौन? मार्क फर्स्ट। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अब हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक पर। जो फुल्ली फ्लेजेड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे उसका हमारे पास पहला था दैट वाज ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बहुत सारे एग्जाम्स में जो है फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। तो इसको इन्वेंट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में जे प्रॉस्पर इकर्ट और जॉन मूशले ने। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। 1946 में ENIAC को इन्होंने डेवलप किया, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें इन्होंने यूज किए थे स्टोरेज के लिए एज अ स्विचिंग डिवाइस, इसमें यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स। ये हम आगे जनरेशन में पढ़ेंगे, यहां पर आप ये फैक्ट याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये फैक्ट यहां से आपको याद रखना है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने आपको बताया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, लेकिन ये ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको हमने प्रोग्राम किया, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताया गया कि आपको ये चीजें करनी है। अच्छा, उसके बाद है EDSAC। EDSAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक तो आप ये फुल फॉर्म याद रखोगे। उसके बाद EDSAC को डेवलप करता है मॉरिस विल्कीज 1949 में। मॉरिस विल्कीज इसको डेवलप करता है 1949 में, इसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था वर्ल्ड का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसका क्या मतलब है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कौन था? वो ENIAC था। लेकिन ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें कि ये वाला कॉन्सेप्ट आया, ये आपको समझना है, डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी आपको समझाया था। इसका मतलब ये है, जब आप एक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को स्टोर करोगे, प्लस जो इस डेटा पर प्रोग्राम चलेगा, जो इस डेटा पर आप इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करोगे, इन दोनों को जब आप एक कंप्यूटर में स्टोर करते हो,
उस कॉन्सेप्ट को बोला गया डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये हमने पढ़ा, जॉन वन न्यूमैन ने दिया। जब उसने जॉन मैन न्यूमैन जो उसने आर्किटेक्चर दिया था, प्रिंसटन आर्किटेक्चर, उसमें इसने इस चीज की बात की। अच्छा, उसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था जो हम पहले पढ़ेंगे, वो था एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसने बनाया? जॉन मैन न्यूमैन ने 1950 में। और इसी में इसने कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्या हम डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, और डेटा पर चलने वाला जो प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस है, उनको भी हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया जॉन मैन न्यूमैन ने। किसमें? जब उसने एडवैक बनाया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल खराबियां आई, उसकी वजह से ये फुली फ्लेज्ड जो है वो नहीं बन पाया, 1949 में नहीं बन पाया। तो जो पहली मशीन ऐसी बनी जिसने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया, वो था एडसैक। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो पहली ऐसी मशीन जिसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है वो आया था, वो थी एडसैक, जो कि डेवलप की मॉरिस विल्कीज ने। लेकिन ये जो डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछेगा ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन मैन न्यूमैन ने। लेकिन अडॉप्ट सबसे पहले किया मॉरिस विल्कीज ने एडसैक में। ठीक है, उसके बाद फिर अगले साल जॉन मैन न्यूमैन ने 1950s में एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है उसको बनाया। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है यूनिवैक। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को भी डेवलप किया जे प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मूसले ने 1951 में। जिन्होंने इनायक को डेवलप किया, उन्होंने भी इन्वेंट किया यूनिवैक को। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसमें खास ये था कि ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया। कमर्शियल पर्पस मतलब ये बिजनेसेस ने यूज करना स्टार्ट किया, ये बिजनेसेस ने यूज करना स्टार्ट किया। ऐसा पहला फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया था, वो था यूनिवैक। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपको याद रखना है IBM 650। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड कंप्यूटर है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। आपको याद रखना है कि एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसको IBM कंपनी जो है उसने बनाया। ये पहली मशीन थी जिसपे आप अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को डिजिटल डेसिमल कोड में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसको हम यूज करते थे पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, ऑयल रिफाइनरी में इसको यूज किया गया, और मार्केट रिसोर्स एनालिसिस के लिए भी इसको यूज किया गया था। तो ये आप याद रखना, IBM की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये था अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट 16 मशीन्स थी जिनमें से डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारी की सारी हमने कवर की, और उनमें से जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो सारे हमने कवर किए। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अबैकस जो हमने बेसिकली पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स पढ़े, जिसमें हमने अबैकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कल्स कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर, जैकवर्ड लूम, अर्थमोमीटर, टैबुलेटिंग मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल में हमने मार्क फर्स्ट देखा। फिर फुली इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर थे उसमें हमने इनायक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक और IBM देखा। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सारे के सारे फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जब हम एवोल्यूशन देखते हैं कि कैसे फर्स्ट जनरेशन से इवॉल्व हुए कंप्यूटर होके फिर फिफ्थ जनरेशन तक, तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक के जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ हम टोटल 5 जनरेशंस में कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी हो रही है बेस्ड ऑन स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, अच्छा, ये स्विचिंग डिवाइस क्या होता है? हर एक कंप्यूटर ये आप समझ लो, ये एक इनपुट है। ठीक है, ये CPU जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है, और ये हमें मिल रहा है यहाँ से आउटपुट। अच्छा, हर कोई जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो इनपुट है, ठीक है, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस रखेंगे ताकि हम इस इनपुट को कंट्रोल करेंगे, इनपुट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर पाएंगे कि हम कितना अमाउंट ऑफ इनपुट इस प्रोसेसर को देंगे, तो हम इस इनपुट को कंट्रोल करके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हम इनपुट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं स्विचिंग डिवाइस। ये एक स्विच की तरह काम करता है एक कंप्यूटर में।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्विचिंग डिवाइस हमने लगा लिया ट्रांजिस्टर, ठीक। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जैसे जीरोज और वन्स जो हैं, कब उसको जीरो, जब स्विच जब ऑफ हो जाएगा तो उस टाइम पे जीरो जो है वो माना जाएगा। इसी तरह स्विच जब ऑन हो जाएगा उस टाइम पे वन माना जाएगा। तो इसी तरह स्विच इनपुट पर स्विच लगाने से हम कंप्यूटर का आउटपुट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पावरफुल डिवाइस होता है हर एक कंप्यूटर में, जिसके थ्रू हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। तो स्विचिंग डिवाइस इट्स आल्सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ये स्विचिंग डिवाइस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वैक्यूम ट्यूब को यूज हम करते थे एज ए स्विचिंग डिवाइस। इसी तरह फिर ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया। तो आजकल जो है जो हम आज देखते हैं मल्टी प्रोसेसर्स। तो ये बेसिकली स्विचिंग डिवाइस में एडवांसमेंट जो आई है, इसी की बेस पर हम डिवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को इनटू 5 जनरेशंस, ठीक है। तो सारी जनरेशन जो है उनको हम एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, वो माना जाता है कि 1940 से लेकर 1959 तक इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम कवर करेंगे इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी इस जनरेशन में, अच्छा स्पीड क्या थी, क्या फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के, उसके बाद किस एप्लीकेशन क्या थी इन कंप्यूटर्स के, कहाँ पर ये यूज हुए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हमको याद रखनी है। तो यही पैटर्न हम चलाएंगे फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक। बिल्कुल आपको इतनी ही चीज़ें हर किसी जनरेशन में याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन में हम पहले हार्डवेयर देखेंगे। हार्डवेयर में 4 चीज़ें आती हैं। स्विचिंग डिवाइस क्या था, स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होता था, इनपुट हम कैसे देते थे और आउटपुट हम कैसे लेते थे। ये है बेसिकली हार्डवेयर हर एक जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। पहली जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर स्विचिंग डिवाइस यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स एक बड़े ट्यूब्स होते थे, जैसे हमारे पास बल्ब होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करते थे। तो इस वैक्यूम ट्यूब से आपसे पूछ रहे हैं कि एग्जाम में ये किसने इन्वेंट किया था। ये इन्वेंट करने वाला इसका जो बंदा था वो था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये नाम आपको याद रखना है पहली चीज़। अच्छा, क्या मैंने बोला फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस यूज हुए थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स, जिनको इन्वेंट किया जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। उसके बाद जो स्टोरेज के लिए यहाँ पर यूज हुआ था मैग्नेटिक ड्रम। ये बेसिकली एक बड़े ड्रम शेप्ड जो है वो डिवाइस थे जिन पर मैग्नेटिक कोटिंग की जाती थी, और इन्हीं मैग्नेटिक कोटिंग में जो बिट्स हैं, जो डेटा है, उसको स्टोर किया जाता था। उनको हम बोलते थे मैग्नेटिक ड्रम। अच्छा, ये यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस था। इसी तरह जो इनपुट था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स के थ्रू दिया जाता था। जैसे मैंने आपको बोला था पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि पंच कार्ड्स में होल्स क्रिएट करके जो है इनपुट दिया जाता था, या जो पेपर क्लिप्स होते थे, पेपर टेप्स होते थे, उनमें होल्स क्रिएट करके जो है इन कंप्यूटर्स को इनपुट दिया जाता था। जो आउटपुट है वो लिया जाता था थ्रू प्रिंट आउट्स, यानी जो प्रिंट आउट है, पेपर से प्रिंट आउट लेके जो है इन कंप्यूटर से आउटपुट लिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर डिस्प्ले नहीं थी आउटपुट लेने के लिए। इसी तरह इनपुट देने के लिए उस टाइम पर कीबोर्ड नहीं था, हमारे पास माउस नहीं था, तो पंचड कार्ड्स और पेपर टेप्स को ही यूज किया जाता था टू गिव द इनपुट टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और यहाँ पर जो है यूज करते थे हम पेपर प्रिंट आउट्स आउटपुट लेने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हार्डवेयर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। बैच का मतलब है यहाँ पर बहुत सारी टास्क जो हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, इनको एक ही साथ बैच करके एक कंप्यूटर को दिया जाता था कि आपको ये बैच जो है, बैच ऑफ टास्क आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर फिर सीक्वेंशियल ऑपरेशन करता था, पहले टास्क 1, फिर टास्क 2, फिर टास्क 3। जब ये पूरा बैच जो है जब तक ये खत्म नहीं करता तब तक हम इस कंप्यूटर से कोई दूसरा टास्क जो है वो नहीं कर पाते थे। इसका मतलब है ये एट अ टाइम जो है एक ही प्रॉब्लम जो है, एक ही जॉब जो है वो सॉल्व हमारा कर सकता था। ये था प्रॉब्लम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, ये मल्टीटास्किंग नहीं था। दूसरी चीज, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको कि जीरोस और वनस में रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हम बाइनरी जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर हम ये सारी चीजें देख लेंगे। अच्छा, आपको याद रखना है उसके बाद जो स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की वो थी मिली सेकेंड्स में। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है, मिली सेकेंड्स मतलब 10⁻³ सेकेंड्स, मतलब 1/1000। 1000 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती थी पर सेकंड, इसका ये मतलब है। इन कंप्यूटर्स में स्पीड इतनी थी कि 1000 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती थी एक सेकंड में। इन कंप्यूटर्स में मतलब इतनी स्पीड थी, ये 1000 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाते थे पर सेकंड, ये इनकी स्पीड थी। यही मतलब है स्पीड थी मिली सेकेंड्स में। ठीक है। अच्छा, कुछ फीचर जिनसे आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को पहचान सकते हो कि इनका साइज बहुत बड़ा था, मतलब एक मकान के बराबर, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो, एक मकान के बराबर, एक कमरे के बराबर जो है एक एक कंप्यूटर का साइज हुआ करता था। अच्छा, ये नॉन पोर्टेबल थे, क्योंकि साइज बड़ा था इसलिए हम उनको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा पाते थे। इसी तरह ये स्लो थे, स्पीड इनकी कम थी, और जो है ये कॉस्टली थे, इनका कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा था। एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होते थे, रिसर्च के लिए यूज होते थे, मतलब कॉमन मासेस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए इनको यूज नहीं किया जाता था। अगर एग्जाम्पल्स हम देखें जो आपको याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो यूनिवैक आप याद रखोगे, ये हमने पढ़ा था, इनायक, एडवैक, IBM 650, IBM 701, ये सारी एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स मैंने बताया ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं जो हमने जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में देखे थे। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं इसको माना जाता है 1959 से 1965 तक, जो बेसिकली कंप्यूटर्स है उनको हम कैटेगराइज करते हैं इन सेकंड जनरेशन। तो सबसे पहले जो हार्डवेयर अगर हम देखेंगे सेकंड जनरेशन में, तो स्विचिंग डिवाइस इनमें यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है। स्विचिंग डिवाइस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हुआ था ट्रांजिस्टर। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है इसको इन्वेंट किया गया एक लेबोरेटरी में, उसका नाम जो है आपसे एग्जाम में पूछता है, उसका नाम है बेल लेबोरेटरी। इस ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया? आपको इन्वेंटर के नाम भी याद रखने हैं, जॉन बर्दीन, वॉल्टर ब्रैटन और विलियम शॉकली। इन 3 साइंटिस्ट्स के नाम आप याद रखोगे जिन्होंने ट्रांजिस्टर जो है वो डेवलप किया। कहां पर? बेल लेबोरेटरीज में। अच्छा, ट्रांजिस्टर के आने से क्या हुआ? ट्रांजिस्टर चूंकि एक छोटा डिवाइस था, वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा डिवाइस था, इसके आने से क्या हुआ? कंप्यूटर का साइज जो है वो रिलेटिवली बहुत ही छोटा हो गया। और अगर हम फर्स्ट जनरेशन से देखेंगे तो रिलेटिवली कंप्यूटर का साइज, कंप्यूटर बहुत फास्ट बने उसके बाद। अच्छा, इसी तरह कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो कम हुआ। ये जो बेसिकली ट्रांजिस्टर थे ये एनर्जी एफिशिएंट थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम कम ही टाइम में कर पाते थे। इसका मतलब ये एनर्जी एफिशिएंट थे। इसी की वजह से जो है कॉस्ट कंप्यूटर्स का कम हुआ और ये ज़्यादा रिलायबल थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये बेसिकली कुछ एडवांटेज थे ट्रांजिस्टर के आने से। जो वैक्यूम ट्यूब जो है अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडवांटेज के तौर पर हमें मिली सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक कोर यूज हुआ एज अ प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है। मैग्नेटिक कोर ये बेसिकली रिंग्स होते थे, सर्कुलर रिंग्स, जिनमें एक रिंग में 0, दूसरी रिंग में 1, फिर तीसरी रिंग में 0 स्टोर किया जाता था। तो मैग्नेटिक रिंग्स होती थी जिनको हम एज अ प्राइमरी स्टोरेज यूज करते थे। उसके बाद जो मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क्स जो हैं इनको एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज किया जाता था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। जो टेप्स आपने देखे होंगे जो बेसिकली टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे उसमें वो मैग्नेटिक टेप्स हम यूज करते थे। इसी तरह मैग्नेटिक डिस्क में फॉर एग्जांपल जो हार्ड डिस्क होती है दैट इज अ मैग्नेटिक डिस्क, तो ये यूज हुई थी यहाँ पर एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, इनपुट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलरली जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम इनपुट देते थे थ्रू पंच कार्ड्स और हम यहाँ पर आउटपुट जो है वो लेते थे थ्रू प्रिंट आउट्स, जो पेपर प्रिंट आउट्स के थ्रू आउटपुट लेते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं थी और इनपुट देने के लिए कोई माउस या कीबोर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होता था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो टाइम हमारे पास होता था, टाइम जो हमारे पास होता था उस टाइम को डिवाइड किया जाता था टाइम स्टैम्प्स में, T1, T2, T3, हर एक टाइम स्टैम्प जो है अलग अलग यूजर को असाइन किया जाता था। तो इसका मतलब है इसमें हम मल्टी यूजर जो है यानी मल्टीपल यूजर जो है
एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाते थे, डिफरेंट टाइम स्लॉट उनको असाइन किए जाते थे। T1 में एक यूज़र काम करेगा, T2 में दूसरा यूज़र काम करेगा, T3 में तीसरा यूज़र काम करेगा। इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें बहुत सारे यूज़र एट अ टाइम काम कर सकते थे, इसलिए बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब टाइम को शेयर किया जाता था बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। ये मल्टीटास्किंग थे, मतलब बहुत सारे टास्क जो हैं एट अ टाइम साइमल्टेनियसली हम कर सकते थे यूजिंग दीज कंप्यूटर्स। जैसे आप गेम खेल रहे हो, साइमल्टेनियसली आप जो है बैंकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग, साइमल्टेनियसली आप ब्राउजिंग कर रहे हो, तो ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स थे। अगर लैंग्वेज की बात करेंगे, पहले में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज जो है आपको याद रखना है वो यूज हुई थी। असेंबली लैंग्वेज में कुछ निमोनिक्स यूज होते हैं, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आप याद रखना, निमोनिक्स यहाँ पर यूज हुए थे असेंबली लैंग्वेज में, ये एग्जाम में पूछता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको याद रखनी है कोबाल एंड फोटान, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखना सेकंड जनरेशन में कोबाल फोटान जो है ये डेवलप हुई थी। एक तो असेंबली लैंग्वेज थी, इसी के साथ साथ कोबाल और फोटान भी इसी टाइम पीरियड में ही डेवलप हो चुकी थी। स्पीड यहाँ पर थी माइक्रो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻⁶, मतलब 1 अपॉन, अगर हम 1 के आगे रखेंगे 6 0, मतलब 10 लाख इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती थी पर सेकंड। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रांजिस्टर के आने से कितनी स्पीड इंक्रीज हो गई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ये बेसिकली आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। वहां पर 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 10 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट होती हैं। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की स्पीड में डिफरेंस है। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अच्छा, साइज की, सॉरी, पहले हम साइज की बात करेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर के आने से ऑब्वियसली उसका साइज कम था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो है रिलेटिवली साइज बहुत कम हो गया यहाँ पर कंप्यूटर्स का। ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स आपने देख लिए, वहां पर एक एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था, तो यहाँ पर जो है रिलेटिवली साइज बहुत ही कम हुआ ट्रांजिस्टर के आने से। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? तो आपको याद रखनी है PDP-8 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, IBM 1401, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, IBM 7094। ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखनी है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखना सेकंड जनरेशन के लिए, कि जहां पर भी आपको लगेगा कि ये जो न्यूमेरिक नंबर है इस नाम के आगे, अगर इसमें 4 डिजिट्स हैं, अगर इसमें 4 डिजिट्स हैं और आपसे पूछेगा कि ये किस जनरेशन कंप्यूटर में आता है, तो आप याद रखना, आप डायरेक्टली उसमें सेकंड जनरेशन मार्क करना। मतलब 99% टाइम्स यही सही होगा कि अगर 4 डिजिट्स वाले आपसे पूछेगा तो वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ही होगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ का टाइम पीरियड आता है 1965 से लेकर 1971। तो यहाँ बेसिकली हार्डवेयर की अगर बात करेंगे तो स्विचिंग डिवाइस इसमें यूज होता था IC, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, ये मतलब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। अब थर्ड जनरेशन में IC चिप आई। IC चिप क्या थी, इस पर आप जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आप एक ही चिप पर प्लेस कर सकते थे, एक ही सिलिकॉन चिप पर उनको प्लेस कर सकते थे। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आप बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऐसे कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर प्लेस कर पाते थे। उस चिप को हम नाम देते थे IC चिप। ठीक है, इस IC चिप को इन्वेंट किया जैक किल्बी ने और रॉबर्ट नॉइस ने 1959 में। इन दो भाई साहब का नाम जो है वो आपको याद रखना है, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। अच्छा, स्टोरेज की अगर बात करेंगे, यहां पर मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी स्टोरेज, जैसे सेकंड जनरेशन में यहां पर भी एज अ प्राइमरी स्टोरेज मैग्नेटिक कोर ही यूज हुआ, और मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क जो है वो यहां पर यूज हुआ एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। इनपुट की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा गेम बदल गया। यहां पर अभी हम इनपुट देते थे अभी तक पंच कार्ड्स के थ्रू, तो यहां से हम जो इनपुट है वो कीबोर्ड के थ्रू देने लगे, कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देने लगे थर्ड जनरेशन से। ये आपको पॉइंट याद रखना है, मतलब थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड जो है वो इन्वेंट हुआ था। आउटपुट की अगर बात करेंगे, आउटपुट यहां से जो है मॉनिटर से हम लेते थे। थर्ड जनरेशन से हमने जो आउटपुट है वो मॉनिटर से लेना स्टार्ट किया, मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हो चुका था। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब
टाइम शेयरिंग तो मैंने आपको बताया क्या होता है, टाइम स्लॉट्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग मतलब यहाँ से आप इनपुट देते हो और एट द सेम टाइम मतलब उसी टाइम पर आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम। ठीक है, यहाँ पर आपने इनपुट दिया, वहां से आपने आउटपुट लिया, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग थे। मल्टीटास्किंग मैंने बताया, बहुत सारी टास्क आप साइमल्टेनियसली कर पाते थे इन कंप्यूटर्स में। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टोर कर पाते थे कंप्यूटर में। मतलब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टोर कर पाते थे, मल्टी प्रोग्राम्स, ठीक, जिनको आप फिर कंप्यूटर पे रन करके जो है डिफरेंट टास्क करवाते थे। लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज, अभी तक जो हमने लैंग्वेज पढ़ी थी, चाहे पहले में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, उनको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ से जो लैंग्वेज बेसिकली आई उनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, तो कौन सी लैंग्वेज थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में? एक तो बेसिक, पास्कल और सी आपको याद रखनी है। स्पीड यहाँ पर थी नैनो सेकेंड्स में। नैनो सेकेंड्स आपको पता है 10⁻⁹। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो स्पीड है रिलेटिवली कितनी इंक्रीज हो गई यहाँ से। साइज की अगर बात करेंगे, ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से साइज इनमें बहुत कम था। बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही चिप पर लाके हमने एक इंटीग्रेटेड चिप बनाई, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स मास ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हो गए। अभी तक मास ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल कंप्यूटर नहीं थे। ये एक चेंज आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए वो है IBM 370, PDP 11, Honeywell 6000, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, IBM 1168, NCR 395। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। ठीक, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कीबोर्ड आया जिसके थ्रू हम इनपुट दे पाते थे, और यहाँ पर डिस्प्ले जो है कैथोड रे ट्यूब्स जो बेसिकली थी पहले वाली डिस्प्लेज, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में लगी हुई थी, जिसके थ्रू हम आउटपुट जो है वो यहाँ से हासिल कर सकते थे। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो टाइम पीरियड इसमें बताया जाता है 1971 से 1980 तक। हार्डवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर आया अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भी हार्डवेयर जो है ये आईसी चिप ही है। ठीक है, ये आईसी चिप ही है, लेकिन ये आईसी चिप अब फोर्थ जनरेशन में इतनी एडवांस हो गई, इसमें हम मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स एक ही चिप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक ही चिप पर। ये टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आईसी चिप यहाँ पर भी थी, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई फोर्थ जनरेशन में जो एग्जाम में पूछते हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कि हमने पूरा का पूरा सीपीयू एक ही चिप पर लाया है। मतलब पूरा सीपीयू में क्या होता है? एएलयू होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें मेमोरी होती है। इन तीन चीजों को हम मिला के बोलते हैं सीपीयू। इस सीपीयू को हमने एक ही चिप, जो आप आज देखते हो ना, अगर आप अपना कंप्यूटर खोलोगे उसमें बड़ा एक प्लेट रहता है, एक मदरबोर्ड रहता है जिस पर पूरा सीपीयू होता है। तो वो जो सीपीयू होता है एक ही चिप पर, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, छोटा सा प्रोसेसर। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना वो बनाया इंटेल वालों ने, जो था इंटेल 4004, जो कि डेवलप हुआ 1971 में। स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो यहां से आई सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो हम सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम यूज करते हैं, वो बेसिकली इन्वेंट हुई फोर्थ जनरेशन में। माउस यूज हुआ इस जनरेशन में। पहले इनपुट के लिए कीबोर्ड था थर्ड जनरेशन तक, फोर्थ जनरेशन में अब माउस भी इन्वेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर, ये तो हार्डवेयर हुआ। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम था, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो थर्ड जनरेशन में था। ये भी मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग था। सब अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सॉफ्टवेयर में याद रखनी है फोर्थ जनरेशन में, वो है कि यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। इसका क्या मतलब है? जो आज आप इंटरफेस देखते हो जहां पर आइकन्स यूज होते हैं, ठीक है,
जहां पर आप आइकन्स को यूज करके एप्लीकेशन को ओपन या एप्लीकेशन को क्लोज करते हो, ठीक है। डिफरेंट आइकन्स होते हैं, मिनिमाइज करते हो, उसके लिए अलग आइकन होता है, ठीक है। या एप्लीकेशंस के अपने आइकन्स होते हैं जिनसे एप्लीकेशन ओपन होती है, माउस से आप उन पर क्लिक करके खोलते हो, बंद करते हो, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ग्राफिक्स का यूज करके जो है आप इंटरेक्ट करते हो कंप्यूटर स्क्रीन से, कंप्यूटर डिस्प्ले से, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस। आपको कमांड्स देनी पड़ती थी, लिखना पड़ता था। अगर कोई आपको फॉर एग्जांपल आपको एमएस ऑफिस में कोई एमएस वर्ड ओपन करना है, उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ती थी, टेक्स्ट कमांड। तो यहाँ अभी क्या करते हो आप सिंपली आइकन पर एक क्लिक करते हो तो एमएस वर्ड ओपन होता है। पहले ये नहीं था, पहले आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता था, कोड लिखना पड़ता था, वो था कमांड लाइन इंटरफेस। आज जो है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज, अगेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको याद रखनी है 4th जनरेशन की। पहली है पर्ल, दूसरी है पाइथन, तीसरी है रूबी, चौथी है सीक्वल या एसक्यूएल, मैटलैब और डीएसएल, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और डिजिटल सब्सक्राइबर लैंग्वेज, ठीक है। ये हम आगे वाले टॉपिक्स में जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे वहां पर हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अच्छा, स्पीड यहाँ पर थी पीको सेकेंड्स की, पीको इज 10⁻⁻12, ये आपको याद रखना है। अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 4th जनरेशन में आपको याद रखना है डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे फर्स्ट, क्रे XMP। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के। उसके बाद अगर हम 5th जनरेशन की बात करेंगे तो 1981 से प्रेजेंट तक जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चली आ रही है, दैट वी कॉल एज 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले इसमें हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर यहां पर यूज हुआ था, अगेन अभी इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही, इसमें भी आईसी चिप ही, आज भी हम आईसी चिप ही यूज करते हैं। अगर आप कंप्यूटर खोलोगे वहां आपको बड़ी एक चिप दिखेगी जिसमें पूरा प्रोसेसर इनबिल्ट होता है। तो चिप्स आज भी यूज होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये हुआ कि इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या जिसको हम सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब हम बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, बिलियंस ऑफ रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, उनको इंटीग्रेट करते हैं एक ही चिप पर। यानी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हम बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर इंटीग्रेट कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये 5th जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो यहां पर यूज होती है SSD। आज अगर आप कंप्यूटर खोलोगे या नया कंप्यूटर लाओगे, मैक्सिमम 99% जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इनबिल्ट होती हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, जो सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाती है। पहले हार्ड डिस्क्स होते थे, तो हार्ड डिस्क्स को अब रिप्लेस किया SSD ने, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। या 5th जनरेशन में फ्लैश मेमोरी आती है, जैसे आपके पेन ड्राइव्स हो गए, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ऑप्टिकल मेमोरी जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क्स। तो ये सारे मेमोरी जो है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है यूज हुई है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आज यूज होता है, आज जो लेटेस्ट AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको जो इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियली उनको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनमें इंटेलिजेंस जो है वो खुद डेटा को एनालाइज कर पाए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आज की जो AI चैटबॉट्स जो आप देखते हो या जो रॉबोट्स वगैरह बनते हैं, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर है। मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें लगे हैं जो खुद डेटा को एनालाइज करके जो है चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे चैटबॉट्स हो गए, चाहे रॉबोट्स हो गए, चाहे जो भी मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम कहते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, किप्स। और यहां पर यूज होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि बेसिकली जो बहुत सारे प्रोसेसर्स, जब हम उनको एक ही जॉब देंगे, मतलब एक जॉब है कोई, उसको जल्दी कराने के लिए हम बहुत सारे प्रोसेसर जो है इस काम पर लगा देंगे, ठीक है, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इससे आपका जॉब जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, लैंग्वेज की बात करेंगे तो 5th जनरेशन में जावा, प्रोलॉग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, प्रोलॉग आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, NLP याद रखना है, OPS ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो आपको याद रखनी है, 5th जनरेशन लैंग्वेज।
स्पीड फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो थी फेम्टो सेकेंड्स, यानी 10⁻⁻15, ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन क्या है, इनको हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, रोबोटिक्स में, बायोमेट्रिक फेस और वॉइस रिकग्निशन में इनको यूज़ करते हैं हम, और एक्सपर्ट सिस्टम मतलब जो आप चैट बोर्ड्स देखते हो, फॉर एग्जांपल आपको ऐसी एडवाइस देगा जैसे कोई एक्सपर्ट देता है। ऐसे कोई चैट बोर्ड्स हैं जो आपको डॉक्टर की तरह एडवाइस देगा, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो डायग्नोज करके आपको एक्सपर्ट एडवाइस देगा डॉक्टर की तरह, तो उसको कहते हैं हम एक्सपर्ट सिस्टम। इस एक्सपर्ट सिस्टम में जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है OPS 5, दैट इज ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लेना। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में इंपॉर्टेंट कुछ कंप्यूटर्स हैं जो डेस्कटॉप्स होते हैं, हमारे लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सारे के सारे जो हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इनको हम कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, अभी तक जो भी हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक, उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, ताकि सारा चीज जो है आपको समराइज हो जाए। फर्स्ट जनरेशन हमने पहले टाइम देखा 1946 से 59 तक, इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 59 से 65 तक सेकंड जनरेशन, 65 से 71 तक थर्ड, 71 से 80 तक फोर्थ जनरेशन, और 1980 से प्रेजेंट तक इसको हम कंसिडर करते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो पहली जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रखना है, और फिफ्थ में मल्टी प्रोसेसर। अच्छा, मेमोरी की बात करेंगे तो पहली जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर, थर्ड में मैग्नेटिक कोर के साथ मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आई, फोर्थ में सेमीकंडक्टर मेमोरी इन्वेंट हुई, फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल मेमोरी, SSD वगैरह जो है वो फ्लैश मेमोरी वगैरह देखने को मिली। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में अगर स्पीड देखेंगे तो वो थी मिली सेकेंड्स, सेकंड में माइक्रो सेकेंड्स, थर्ड में नैनो, फोर्थ में पीको, और फिफ्थ में फेम्टो सेकेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, पहले में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरे में रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर चौथे में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज की बात करेंगे, पहले में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में C, जावा, C++ और पाइथन, फोर्थ में DSL, SQL, पर्ल आपको याद रखना है, और फिफ्थ में आपको प्रोलॉग, ये यहाँ पर है प्रोलॉग OPS और लिस्प आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में आप इनायक, एडवैक, IBM 701 याद रखोगे, सेकंड जनरेशन में IBM 1620, CDC 360 याद रखोगे, थर्ड जनरेशन में हनीवेल, PDP, NCR 375, फोर्थ जनरेशन में PDP 11। तो यहाँ पर डिफरेंस देखना, अगर PDP होगा तो थर्ड जनरेशन, अगर PDP 11 होगा तो फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अच्छा, DEC 10 फोर्थ जनरेशन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अल्ट्राबुक वगैरह, ये नोटबुक वगैरह, ये सारे आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो आई होप यहाँ तक जो है चीज़ें आपको क्लियर हैं सारी, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बेसिकली सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्स थी। तो आई विल प्रोवाइड यू द PDF, यू कैन गो थ्रू दिस PDF मल्टीपल टाइम्स। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ये हमने इनमें से बहुत सारे फैक्ट्स हमने पढ़ लिए, तो मैंने इनको सम अप किया एक ही जगह। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, फादर ऑफ कंप्यूटर अगर आपसे पूछेगा तो वो है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटिंग अगर आपसे पूछेगा वो भी चार्ल्स बेबेज ही है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर आपसे पूछेगा, मॉडर्न कंप्यूटर, वो है एलन ट्यूरिंग, जिसने ट्यूरिंग मशीन डेवलप की थी। अगर फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पूछेगा तो वो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछेगा वो है सेमोर क्रे। फादर ऑफ इंटरनेट अगर आपसे पूछेगा तो आप टिक करोगे विंडसर्फ एंड रॉबर्ट कैन, वो हम इंटरनेट टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकैर्थी। तो ये कुछ फादर्स जो हैं कंप्यूटर की फील्ड के, वो आपसे डिफरेंट एग्जाम में पूछते हैं। इनको मैंने एक ही जगह आपके लिए जो है सम अप किया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हमने पढ़ ली हैं, तो इनको हम एक बार जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टीम बेस्ड इंजन, वो था डिफरेंस इंजन। पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर हमने देखा था, वो था एनालिटिकल इंजन। पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर हमने, आपको याद होगा, दैट वाज मॉर्ग फर्स्ट, जिसको कि हार्वर्ड आइकन ने डेवलप किया था IBM के साथ। इसी तरह पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो था इनाइक। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसमें आया, एडसैक में आया।
पहला कंप्यूटर जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया वो था यूनिवैक। पहला एनिशंट कैलकुलेटर कौन सा था? अबैकस, जिसको चाइना वालों ने डेवलप किया। ऐसा कैलकुलेटर जिसको कमर्शियली सबसे पहले जो कमर्शियल सक्सेस थी, ऐसा कौन सा कैलकुलेटर था जिसको सक्सेसफुली जो है वो बिजनेसेस ने यूज किया? वो था अर्थमोमीटर। ये सारी चीजें हमने देख ली, तो यहां पर मैंने सारी चीजों को सम अप करने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वहां पर कौन सी सिग्नल यूज होती है कंप्यूटर में। तो पहली क्लासिफिकेशन है जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि जो कंप्यूटर्स हैं उनमें साइज, पावर, स्पीड की बेस पर हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर में। ऑन द बेस ऑफ पर्पस वी हैव जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ऑन द बेस ऑफ किस सिग्नल पर कंप्यूटर काम करेगा, उसकी बेस पर वी हैव एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एक करके जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब के बारे में वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ साइज, वो है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो अगर आप देखोगे, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ये कंप्यूटर जो हैं ये सबसे, जो नीचे वाले हैं ये सबसे स्लो हैं। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कंप्यूटर सबसे नीचे जो है वो स्लो है, सबसे चीप है। सॉरी, यहाँ मैंने शायद उल्टा आपको बता दिया। तो अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वो एक्सपेंसिव होता जाएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, मतलब सुपर कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर तक आओगे, तो कंप्यूटर जो है वो स्लो होता जाएगा, कंप्यूटर का जो प्राइस है वो कम होता जाएगा, कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाएगी, कंप्यूटर का साइज भी कम होता जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। अच्छा, एक एक करके देख लेते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं, सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ साइज, पावर एंड स्पीड हम करते हैं डिवाइड कंप्यूटर्स को चार में। एक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे कॉस्ट इनका कम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद रखनी है कि दीज आर सिंगल यूजर कंप्यूटर्स। इसमें खाली एक ही बंदा एक ही टाइम पर बैठकर इस पर काम कर सकता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है। अगर हम इसमें बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, सीपीयू एंड सॉफ्टवेयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है। माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या क्या आता है, आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, आपकी नोटबुक, टैबलेट, हैंडहेल्ड कंप्यूटर और आपके स्मार्टफोन जो हैं सारे के सारे, जिनको एक ही यूजर एट अ टाइम यूज कर सकता है। दोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे। ये एक मल्टी यूजर सिस्टम है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा जो कंप्यूटर है उसको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। इस पर एट अ टाइम जो है बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से इट इज ए मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है रिलेटिवली माइक्रो कंप्यूटर से। स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। ये 4 से 200 यूजर्स को 4 to 200 यूजर्स को जो है एट अ टाइम जो है इस पर काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो कैसे काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है, इसमें डिफरेंट टर्मिनल्स पर जो है डिफरेंट यूजर्स बैठ सकते हैं जो इस एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ये टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2, ये टर्मिनल 3, ये टर्मिनल 4, टर्मिनल 5, इसी तरह से 4 से 200 यूजर तक इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में यूज होते हैं। आपको 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें याद रखने हैं। PDP-11 जो हमने पीछे पढ़ा, बेसिकली जो हमने जो 4th जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल थी, अगर आप यहाँ देखोगे PDP-11 4th जनरेशन कंप्यूटर, ये बेसिकली है आल्सो इट इज एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। PDP-11 इट इज अ मिनी कंप्यूटर। इसी तरह IBM 8000 इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। अच्छा, मेन फ्रेम की बात करेंगे तो मेन फ्रेम को हम कहते हैं बिग आयन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहते हैं बिग आयन। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर बहुत ही बल्की होते हैं। इनमें जो सिक्योरिटी के लिए जो मेटल फ्रेम होता है, वो मेटल फ्रेम बहुत बल्की होते हैं। वो एक बड़ा सा मेटल फ्रेम होता है जिनमें इन कंप्यूटर्स को रखा जाता है, इसलिए इनको बिग आयन कहते हैं। अच्छा,
लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं बल्क डेटा, बड़ी बड़ी डेटा बेस को हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। अच्छा, इसको हम इसीलिए बोलते हैं बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो अपनी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का ही यूज करते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में जो गवर्नमेंट्स हैं वो रेलवेज में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस जैसे बैंकिंग में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। तो ये एज ए सर्वर भी एक्ट होते हैं, एज ए सर्वर भी एक्ट होते हैं। सर्वर मतलब एक बड़ा कंप्यूटर जो इंटरनेट पर होता है, जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं। तो इस सर्वर में एक बहुत बड़ी डेटाबेस होती है जो ये शेयर करता है बाकी छोटे छोटे कंप्यूटर्स के साथ। इंटरनेट की टॉपिक में जो है वो हम अच्छे से ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑल्सो एक्ट्स एज अ सर्वर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको मेन फ्रेम में याद रखना है IBM 370 इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, UNIVAC 110 is a mainframe computer, CDC 6600 it was a mainframe computer, IBM ES000 is a mainframe computer। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड उसी सुपर कंप्यूटर की है, और सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर्स में पैरेलल प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स एक ही जॉब पर लगा दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर हम यूज की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर को हम वेदर फोरकास्ट करने के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, मिलिट्री एजेंसीज जो है वो रिसर्च के लिए, और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में आप सुपर कंप्यूटर्स देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको सुपर कंप्यूटर्स में जो है वो देखने को मिलेंगे अगर एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेफेस्ट, ये आपको याद रखना है, जिसको सेमोर क्रे ने डिजाइन किया 1976 में। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ये फैक्ट आप याद रखोगे। उसके बाद जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसको श्री विजय बाटकर जी और सीडैक पुणे वालों ने मिलकर 1991 में डेवलप किया, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो है वो था प्रत्यूष, मतलब ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड मल्टी पेटाफ्लॉप में थी, वो पहला कौन था? वो था प्रत्यूष, जिसको कि IITM पुणे में सेटअप किया गया। ये फैक्ट आप याद रखोगे रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं जिसको हम जब हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज, स्पीड, तो कंप्यूटर के 4 टाइप्स हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ पर्पस। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जो डिफरेंट टास्क्स, डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोग्राम्स जो इनमें लोड किए जाते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स आप जो हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस आप उसमें इंस्टॉल करते हो। वो डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके लिए डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है डेटा सेव होता है ऑन स्मॉल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जनरल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखना लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सारे के सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। अच्छा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिजाइन किया जाता है। जैसे आपका ATM है, ATM एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, आपका डेबिट कार्ड आप उसमें डालते हो, वहां से पैसे आते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक टास्क किसको? ATM को दी गई है, तो ये एक स्पेसिफिक जो है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इस तरह घर में आपकी जो वॉशिंग मशीन कंट्रोलर होते हैं, जो वॉशिंग मशीन होती है, उसका एक स्पेसिफिक जॉब होता है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ट्रैफिक लाइट सिस्टम की एग्जांपल अगर हम लेंगे, दैट इज आल्सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, उसका एक पर्टिकुलर जॉब है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुछ स्पेशल मशीन्स होती हैं जो खाली वहां के लिए यूज होती हैं, दोज आर आल्सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। हम सिग्नल की बेस पे कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं कि कंप्यूटर किस सिग्नल पर ऑपरेट होता है। उसकी बेस पर वी हैव एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग की अगर बात करेंगे तो एनालॉग ऐसा कंप्यूटर है जो
एनालॉग, एनालॉग मतलब जो कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारी नेचर में, ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। अगर उनको मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपकी स्पीड को मेजर करता है। आपकी बाइक में जो सुई वाला स्पीडोमीटर होता है, नीडल वाला, वो आपकी स्पीड को मेजर करता है। स्पीड एक कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है, मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है विद टाइम आपके बाइक की स्पीड, तो एक एनालॉग क्वांटिटी हुई है। तो इस एनालॉग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है स्पीडोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया। इसी तरह जो आपकी वॉच है, एनालॉग वॉच, वो उसको आप कंसिडर कर सकते हो एनालॉग कंप्यूटर। आपका थर्मामीटर जो मरकरी बेस्ड थर्मामीटर है, वो जो बेसिकली टेम्परेचर जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, वो एनालॉग क्वांटिटी है। उसको मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज होगा वो एनालॉग कंप्यूटर। इसी तरह जो बेसिकली सिस्मोग्राफ है, जो आपका जो बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स को उनकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, चूंकि वो एक एनालॉग क्वांटिटी है इसलिए ये भी एनालॉग कंप्यूटर हो गया। अच्छा, इसी तरह डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, ये काम करते हैं, ये डिस्क्रीट बाइनरी डेटा पर काम करते हैं, ये कंटिन्यूस डेटा पर काम नहीं करते हैं। तो ये करते हैं जीरोज एंड वंस में काम, और ये इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये आपको डायरेक्ट काउंट देगा। जब भी आपको कोई कंप्यूटर डायरेक्ट काउंट देगा, मान लो वो डिजिटल कंप्यूटर है, आपकी डिजिटल वॉच होती है जहाँ पर सीधे आपका टाइम दिखता है नंबर्स में, वो क्या है, वो डिजिटल है। इसी तरह आपका जो लैपटॉप है कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर है, आपका जो मैकबुक है, या आपकी जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं आज, वो सारे के सारे डिजिटल होते हैं। उसमें सीधे आपको काउंट दिखते हैं, नंबर दिखता है, वहाँ पर आपको कोई नीडल नहीं दिखती है जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। अगर आपको कहीं किसी भी सिस्टम में नीडल दिखती है जो कंटिन्यूसली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टाइम, तो समझ लेना वो एनालॉग है। तो अगर आपको डायरेक्ट काउंट दिखता है, नंबर दिखता है, रिजल्ट डायरेक्ट दिखता है, तो समझ लेना दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। इसी तरह हमारे पास होता है एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। जब हम एनालॉग और डिजिटल को कंबाइन करेंगे, वो हमारे पास बनाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्यों बनते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके हॉस्पिटल में ईसीजी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी में जो आप लीड्स लगाते हो पेशेंट पर, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। वो जो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है, क्योंकि वो एनालॉग क्वांटिटी को बेसिकली रीड करता है वहां से। तो उसको मेजर करने के लिए एनालॉग वहां पे कंप्यूटर यूज होता है। फिर उसका रिजल्ट उसकी डिस्प्ले पर आता है, तो वो डायरेक्ट आपको काउंट देता है, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। तो उसमें एनालॉग और डिजिटल का मिक्स होता है, तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इस तरह एटीएम जो होती है आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जहां से आप पैसे निकालते हो, वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर की ही एग्जाम्पल है। अच्छा, तो दिस वाज इट फॉर द लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो आज हमने बेसिकली जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें हमने डिफरेंट जनरेशन हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने जो है कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देखी। उसके बाद कंप्यूटर को हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन द सिग्नल बेसिकली दैट दे आर वर्किंग ऑन। तो इसी तरह से हमारा जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है फंडामेंटल्स का, वो यहाँ पर पूरा ख़त्म हुआ। तो इसमें अब कुछ भी चीज़ नहीं बचती है। अब हम प्रैक्टिस सेशन के लिए एक इसमें एमसीक्यू सेशन लाएंगे, तो आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो आप में से सिर्फ कंटेंट को देखकर चले जाते हैं। तो आई वुड टेल देम कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, तो मुझे उससे थोड़ा जो मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।